79 नंबर के भाजपा के उम्मीदवार जितेंद्र त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये पिछले कई वर्षों से टीएमसी का गढ़ रहा है, तो ऐसे में कितना ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्या कहेंगे आप? मैं जीत रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जनता एक ऐसे प्रत्याशी को लाना चाहती है जो नौजवान हो, जो काम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे, करीब 1965 से कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं। कभी 79 नंबर वार्ड, कभी 80 नंबर वार्ड में लगातार रहे हैं। जनता उनसे ऊब चुकी है क्योंकि जीतने के बाद वो कभी नज़र नहीं आते हैं। उनका एक ही काम होता है कि अगर किसी का मौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बाद भी एक काम होता है जो सबसे बड़ा काम है, विधवा पेंशन देना। मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। मुझे उन विधवा माताओं को देखकर आंखों में आंसू आ रहा है। वो बता रही हैं कि भैया आप आ गए हैं, अब हमको टेंशन नहीं है, अब हमें सब मिलेगा। देखिए ना, 2-2 साल से 3-3 साल से कागज उनके पास दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वो बोलते हैं चला जाएगा। तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने का सिर्फ पार्षद का काम नहीं होता है, बहुत सारी कामें हैं जो 79 नंबर वार्ड में होनी चाहिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 वर्षों का काम नहीं है। मैं जीत कर अगर आऊँगा तो इसमें कम से कम 10 वर्षों का काम है 79 नंबर वार्ड में। आज टीना खोली का जो पोजीशन है, कल हमारे कार्यकर्ता ड्रेन में गिर गए। मैं डोर टू डोर कर रहा था, मुझे वहाँ सभा अपनी रोकनी पड़ी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन कल बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। लोग बहुत आक्रोशित हैं। वो सोच रहे थे कि कोई ऐसा आदमी आए जो नौजवान हो, जो हम लोगों के बीच का हो। तो इस बात से वो काफ़ी खुश हैं कि जितेंद्र त्रिवेदी जुल्लू मेरा लड़का इस इलाके का भाजपा से आया है। जरूर आपको हम विजय श्री दिलाएंगे। सर, आपने 2 बार जिक्र किया कि नौजवान, तो आप मानते हैं कि आप नौजवान हैं? बिल्कुल। उम्र क्या होगी? मेरा 47 एज है और मैं जूनियर बंगाल क्रिकेटर रहा हूँ। मैंने पश्चिम बंगाल क्रिकेट का सेवा की दिया है। इसी भूखेलास मैदान से मैं खेलता था। मैं बाटा स्पोर्टिंग क्लब में खेला हूँ, मोहना स्पोर्टिंग में खेला हूँ। जुल्लू जितेंद्र त्रिवेदी कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, चाहे YK चौधरी हो, यहाँ तक कि दादा भी मुझे चेहरा से जानते हैं, नाम भले भूल गए होंगे। तो मैं बहुत पुराना प्लेयर था। चूंकि अब शादी हुई, उसके बाद मैं अपना बिजनेस लाइन में आया। अपना आज काम कर रहा हूँ, परिवार की भी सेवा कर रहा हूँ, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, साथ में समाज की भी जितना समय मिलता है सेवा करता हूँ। इसी बेस को देखकर हमारी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार चुना। मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और विगत 4 इलेक्शन से मैं इलेक्शन एजेंट रहा हूँ। मैं विभिन्न पदों पर होते हुए आज राज्य में बस्ती डेवलपमेंट सेल का स्टेट का को कन्वेनर हूँ। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यक्ष ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और मैंने उन्हें कहा है कि मैं आपको ये सीट जीत कर दूंगा। इलाके में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आप देख रहे हैं कि जिस पर जीत के आने के बाद काम करना चाहते हैं? यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, न कम्युनिटी हॉल है। आप सोचिए, जो व्यक्ति 50 वर्षों से 45 वर्षों से पार्षद और विधायक हो, उसके इलाके में कम्युनिटी हॉल नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है। कारपोरेशन में जो लेटर दिया जाता है नाला जाम होने का, वो भी नहीं है। आप MMIC थे 5 वर्षों से, लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं। मैं आपके बारे में कुछ विरोध नहीं बोलना चाहता क्योंकि बड़ों का सम्मान होना चाहिए। एक मीडिया में मैंने एक शिरीष की फूल के बारे में जो कहा था कि शिरीष का फूल ऐसा एक पौधा है जिसको
वो तब तक अपनी जगह को नहीं छोड़ता है जब तक नई प्रजाति का फूल उसको वहां धक्का मारकर नहीं हटाता है। मैंने इस बात को कहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि शीरीष का फूल ही एक विश्व का ऐसा फूल है कि जब दूसरी प्रजाति के लोग आते हैं तो अपनी जगह छोड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो नॉमिनेशन के दिन मुझे आशीर्वाद दिया था और आपके आशीर्वाद के चलते ही आपकी जगह को मैं लेने आया हूं। मैं आपको कहीं भी दुर्नीति, आपके बारे में कोई गलत सोच, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका उम्र हो चुका है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं तो चाहूंगा राम प्यारे राम जी अपना वोट भी हमें दें क्योंकि जनता हमें पसंद कर रही है। पिछले 50 वर्षों से वो राजनीति के मैदान में है, तो क्यों उन्हें जनता चुन के ला रही है जब वो काम नहीं कर रहे हैं? सही सवाल है आपका। जनता चूंकि कांग्रेस में थे और कांग्रेस में एक लहर था, उस समय कवितीर्थ विधानसभा हुआ करता था जिसके वो विधायक भी थे और काउंसिलर भी थे, और उस लहर में भाजपा नहीं थी। सीपीएम के लोग भी इनका कोई विरोध नहीं करते थे, हालांकि विरोध करके चेंज करना चाहिए था क्योंकि किसी को अगर मौका दिया जाएगा चेंज करने का तो पता चलेगा कि हु इज बेटर, कौन अच्छा है। लेकिन इस बार जनता को मौका मिला है, अच्छा प्रत्याशी मिला है, लोकल का लड़का मिला है, एक हर समय उनके साथ रहने वाला लड़का मिला है, इसलिए जनता हमारे साथ है। तो ऐसा है कि टीएमसी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे उपहार लेकर आई हैं कि जनता अगर जीत के आएंगे, टीएमसी की सत्ता आती है तो बहुत सारे उनके लिए है। 10 विकास पॉइंट रखा गया, 10 सूत्री विकासों पर वो काम करेगी। तो बीजेपी कौन से मुद्दों पर काम करना चाहेगी? हमारा देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है ये गरीबों की बस्ती है। आप देख सकती हैं हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, योगी जी की सरकार है। आवास योजना जो इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण है, गरीबों को एक ऐसा घर बना के देना है जिसमें एक घर हो, घर के साथ एक अटैच बाथरूम हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो और जरूरी जो भी सामान, रास्ते का साफ सफाई हो। ये सारी व्यवस्था आवास योजना के अंतर्गत आती है। आयुष्मान भारत, जिसको दीदी ने यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड के रूप में परिवर्तित किया है, हालांकि वो लागू नहीं कर रही हैं। बगल में आपका उड़ीसा है, नवीन पटनायक जी हैं, विरोध पार्टी से आप करिए, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए योजनाएं मोदी जी भेज रहे हैं उसका लाभ दिलवाइए। आज आयुष्मान भारत 5 लाख का इंश्योरेंस है। इस इलाके में इतनी बीमारी है, माने ऐसे लोग त्रस्त हैं कि अगर कोई बीमार पड़ गए तो उनका गहना बेचना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आयुष्मान भारत योजना लागू होती तो शायद यहाँ के लोग, उनकी अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ती, गहना नहीं बेचना पड़ता। तो हमारा भी जो योजना है बच्चियों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन के बारे में पहले भी आपको बताया। माताएं इस प्रकार से पकड़ के रो रही थी, जुल्लू अब तो बाबू तू आ गया, अब तू ही जीतेगा, और लगता है 2 साल 3 साल से मुझे जो विधवा पेंशन नहीं मिला अब तुम्हारे हाथ से ही मिलेगा, क्योंकि तुमने हर समय हम लोगों का सहयोग किया है। जब हम लोग बुलाते थे आप आते थे। ऐसी ऐसी बातें माताएं बोलती हैं, सुन के आंख भी भर जाता है, लेकिन क्या किया जाए, चुनाव का माहौल है, सबको देख कर चलना है। मैंने माताओं को कहा है कि मैं अगर पहला काम कहीं से शुरुआत करूंगा जहां की जनता सबसे ज्यादा पिछड़ी है, वो है कोयला डिपो। आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग जाइए, नर्क की जीवन,
आदमी बोलता है मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है, लेकिन मैं कहूँगा इस 79 नंबर वार्ड के पार्षद ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि कोयला डिपो टीना खोली, इस इलाके को पूरा नर्क बना दिया है। कहीं वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं जाते हैं, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ता कल गिर गए थे, यही गिरे थे, इनको हॉस्पिटल ले गए, पैर पूरा कट गया है। अच्छा सर, ये है कि भाजपा का शिकायत है हमेशा से कि दीदी ममता दीदी यहाँ पे भाजपा के द्वारा केंद्र में जो भी योजनाएं लागू होती है वो यहाँ तक पहुँचने नहीं देती है। तो आपको कैसे लगता है कि आप उन योजनाओं को लेकर आगे काम कर पाएंगे? एकदम सही सवाल है आपका। भाजपा का काउंसिलर अगर आता है तो मैं डायरेक्ट पहले तो यहाँ के विधायक से बात करूँगा। अगर विधायक हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो मैं सीएम के पास भी जाऊँगा, चूँकि वो हमारी सीएम है। आज कारपोरेशन का चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारी सीएम वही हैं। उनको यहाँ की जनता ने सपोर्ट किया है। यहाँ के विधायक जो हमारे जीते हैं वो हमारे विधायक हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, दीदी से भी आग्रह करूँगा कि उस योजना को लाएं, मोदी जी से बात करें, अपने लिए नहीं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बात करें। अगर इससे भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं राज्य का नेता हूं। आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं बस्ती डेवलपमेंट सेल का स्टेट का को कन्वीनर हूं। मैं अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाऊंगा और जब बस्ती डेवलपमेंट में मैं हूं तो बस्ती के डेवलपमेंट के लिए मैं काम जरूर करूंगा। और ये आवास योजना उसी के अंतर्गत लाऊंगा। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, आपने देखा होगा यूपी के तमाम जिलों में झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर एक वहां सुंदर आलीशान बिल्डिंग बनाकर उन गरीबों को वहां एक एक फ्लैट दिया गया है। किस लिए दिया गया है? उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। वो कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं फ्लैट मेरा कभी होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब घर का लड़का, एक चाय बेचने वाला का लड़का, वो गरीबी देखे हैं। वो सोचे थे कि जब मैं कभी होऊंगा तो इन गरीबों का मदद करूंगा। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री हैं। और कल आपने देखा बनारस में लोग अंबानी के साथ, टाटा बिरला के साथ बैठकर भोजन करते थे, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अगली बार जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका पैर पखारे थे। आपने देखा होगा, सारे चैनलों ने देखा था। इस बार बैठकर भोजन किए, क्योंकि उनके नजर में ना जो नारा दिए थे सबका साथ सबका विकास, और अभी तीसरा जो लाइन बोले हैं सबका विश्वास, तो ये विश्वास जीतने का देन है। इलेक्शन के टाइम पे तो भोजन करते हुए सभी को देखा जाता है। राहुल गांधी भी भोजन करते हैं, यहाँ के भी जो बड़े नेता है वो आते हैं। अमित शाह को भी देखा गया था इलेक्शन के दौरान, वे किसी ना किसी गरीब बस्ती में जाकर भोजन करते हैं। ये तो देखा गया था। तो फिर कैसे लगता है कि देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी भी बात मैं बोलूं उनके लिए कम है, क्योंकि मैं 18 घंटा मेहनत नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटा मेहनत करते हैं। और जिस समय पैर पखार रहे थे बनारस की धरती पर, उस समय कोई यूपी का चुनाव नहीं था। और किसका पैर पखार रहे थे? किसी साधु महात्मा का नहीं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनके चलते हमारा इलाका स्वच्छ होता है, जिनके चलते इलाके के बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, बीमारियां नहीं फैलती हैं। ऐसे लोगों का पैर पखाड़ते हैं ये प्रधानमंत्री। मैं तो बहुत खुशनसीब हूं और भारतवर्ष की जनता भी खुशनसीब है। आप भी हैं, आप चैनल वाले भी खुश हैं और खुशनसीब हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। मैं तो कभी सपना में सोचता था कि ऐसे भी कोई प्रधानमंत्री होते हैं जो अपने प्रत्येक दिन का 18 घंटा पब्लिक के लिए देने वाला सिर्फ भाजपा का ही प्रधानमंत्री है। चलिए, ये रही भाजपा की बात। और जितेंद्र जी अपने जीत को लेके पूरे आश्वस्त है और वो कहते हैं कि श्रीज के फूल का उन्होंने जिक्र किया कि वो इसी तरह से यहाँ के जो पार्षद 50 वर्षों से विकास नहीं कर सके हैं उनको वो धक्का देके हटाएंगे और इस इलाके में बस्ती का विकास करेंगे।
विधवा पेंशन वगैरह जो भी भाजपा की के तरफ से दी जाती है सुविधाएं, उन सबको यहाँ तक सीधे तौर पर पहुँचाएंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।